Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. Today our lecture consists of respiratory viruses part 2 and that is from chapter 38, our lesson. Today's lecture is dedicated to the health professionals who have lost their life while fighting with the COVID-19 or coronavirus patients. So most of you know all these by names, and there are certain health heroes, but rather I would say there are a lot of health heroes जिनके नाम अभी हमें पता नहीं है, जिनकी डिटेल्स पता नहीं है, and each and every one of them and us is being affected by this COVID-19. So may Allah bless them with the highest rank in Jannah, and may Allah accept their good deeds which they did in the prevention and taking care and treatment of the patients that were brought to them. Today's learning outcomes. अच्छा, learning outcomes से याद आया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी पिछले लेक्चर में भी, उसके बाद जो मैंने करके डाला थे लेक्चर के पॉइंट्स, उसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि along with your roll numbers, you were being requested to write down the advantage or disadvantage of learning outcomes. So nobody of you, even a single student, did not write the advantage or any disadvantage of learning outcome. So today I am asking you that do you people hear my lecture or not? क्योंकि अगर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो उसमें मैंने आपको 2 दफ़ा, और अगर आप पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं जो गूगल क्लासरूम में अपलोड हुई भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज की अटेंडेंस, सॉरी कल की अटेंडेंस के साथ learning outcomes का क्वेश्चन किया हुआ होगा, but nobody of you did it. So let's see what happens in the future. Today's learning outcomes are: we are going to enlist the respiratory viruses and explain the properties and replication cycle of parainfluenza, respiratory syncytial virus, adeno, rhino and coronaviruses patients. We will compare the clinical features and treatment of above mentioned viruses along with their lab diagnosis. We will compare the replication cycle steps between different members of respiratory viruses, and to moving towards the end, we will outline the treatment and preventive plan of these viruses, and we will end up the lecture by explaining the coronavirus features and the management. So starting from the preventive steps, हमने कल के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस दी थी, जिसमें वैक्सीनेशन रिलेटेड प्रिवेंटिव स्टेप्स था इन्फ्लुएंजा वायरस का, रिफॉर्मुलेटेड ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है, क्वाड्रिवेलेंट होती है, हर साल ये रिफॉर्मुलेट होती है, किल्ड भी है, लाइव एटेन्यूएटेड भी है, और इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं. So the killed vaccine, the questions were asked upon the killed vaccines and live attenuated vaccines. किल्ड वैक्सीन क्या होती है? इसमें प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, और किस किस चीज के होते हैं? हीमोग्लोबिन के और न्यूरामिनिडेज के. वायरस इनएक्टिवेटेड होता है फॉर्मल्डिहाइड से, उसके बाद इसे ट्रीट करते हैं विद लिपिड सॉल्वेंट जो कि डिसएग्रीगेट कर देता है वायरस को. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन जो है वो कौन सा है? दैट इज हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को इलिसिट करता है. 65 years of age के जो अबव लोग होते हैं उनमें क्या करते हैं? हम एक हाई डोज किल वैक्सीन देते हैं जिसके अंदर 4 times हीमोग्लोबिन जो होती है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की हुई होती है. और किल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंट्राडर्मली भी और इंट्रामस्कुलरली. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है? इसके अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स डले हुए होते हैं इन्फ्लुएंजा ए के और बी वायरसेस के. रेप्लिकेट करते हैं कूलर नेजल म्यूकोजा में, जहां पे इंड्यूस कर देते हैं IgA, लेकिन ये वार्मर लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेप्लिकेट नहीं कर सकते. इसको हम किस तरह करते हैं एडमिनिस्टर? इसको करते हैं नेजल मिस्ट से स्प्रेइंग इनटू द नोज. रिकमेंडेड होती है ये चिल्ड्रन के लिए, जबकि जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो एडल्ट्स के लिए होती है.
लाइव वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन की या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स की। अगर एक पर्सन को एलर्जी हो एक प्रोटीन से तो हम क्या देंगे? अब इसमें यह है कि जिन लोगों को भी एग एलर्जी होती है उनके लिए ऑल्टरनेटिव वैक्सीनेशंस होती हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव प्लान है, क्योंकि उनको एनाफाइलेक्सिस हो सकता है एलर्जी से। उनको हम क्या देंगे? किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोकेलवैक्स। ये काफ किडनी सेल्स में बनी होती है और इसके एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि जिनको एग एलर्जी होगी उनको दे सकते हैं, दूसरा इसका शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है, तो लेटेस्ट ड्रिफ्ट म्यूटेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और वो यूज हो सकते हैं। एक और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है जिसे हम कहते हैं फ्लू ब्लॉक। फ्लू ब्लॉक क्या करती है? ये बनती कैसे? इसमें हम जीन जो है ना जो एनकोड करती हैं वायरल हीमोग्लोबिन की, उस जीन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इंसेक्ट वायरस में, और इंसेक्ट वायरस का नाम है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस को इंसेक्ट सेल कल्चर में करते हैं, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन इन्फ्लुएंजा वायरस की बनाती है। इसमें प्योरिफाइड हीमोग्लोबिन होते हैं, इम्यूनोजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं, वो आगे जाके एंटीबॉडीज इंड्यूस करते हैं और इसमें कोई चिकन एग प्रोटीन यूज नहीं होती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं किल वैक्सीन के? नॉट अ गुड इम्यूनोजेन, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आईजीए जो है वो बहुत थोड़ी बनाती है और आईजीजी का टाइटर रिलेटिवली लो होता है। उसके अलावा इसमें यह है कि सिर्फ 6 मंथ्स तक प्रोटेक्शन रहती है, ईयरली बूस्टर डोजेस रिकमेंडेड होती है। वैक्सीन जो होती है, अब होम विल यू रिकमेंड अ वैक्सीन? किन लोगों को हम ये वैक्सीन देंगे? जितने भी हमारे लोग हैं अबव 6 मंथ्स एंड ओल्डर, जिनको कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं ले सकते, उनमें ये रिकमेंडेड है। उसके अलावा ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी देनी चाहिए जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को, अपने पेशेंट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। साइड इफेक्ट इसका वैक्सीनेशन का गुलियन बेरी सिंड्रोम है जो कि असेंडिंग मस्कुलर एंड न्यूरोपैरालिसिस होता है इसमें। ओसेल्टामावीर का रोल क्या है प्रिवेंशन में टेलीफ्लू का? इसका रोल जो है वो एल्डरली पेशेंट्स में जिनको कोई पिछली इम्यूनाइजेशन ना मिली हो या जो एक्सपोज हो, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वैक्सीनेशन। एंड व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्रिवेंशन? इट इज ऑब्वियसली द वैक्सीनेशन। So today we are dealing with the patients who are suffering from parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, rhino, adenovirus, human metapneumovirus and coronavirus infections. इसको हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लेते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में। पैराइन्फ्लुएंजा वायरस के क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम होते हैं? रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस क्या करता है? राइनोवायरस कौन सी डिजीजेस कॉज करता है? और एडिनोवायरस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, ये उन बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम हो। एंड द पर्सन मे कम टू यू विद हार्श बार्किंग कॉफ एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस। इसको हम क्राउड भी कहते हैं, कॉमन कोल्ड कर सकते हैं। द पेरेंट्स और द गार्डियंस विल टेल यू दैट द चाइल्ड इज हैविंग हार्श बार्किंग कफ और उसकी आवाज जो है खराब हो गई, उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ गई। Then it can cause pharyngitis, laryngitis and otitis media. ब्रोंकाइटिस, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी करेगा जो कि आगे एक्सटेंड हो सकती है फिर ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में या एक्यूट लैरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकियोलाइटिस। अगर ब्रोंकियोल्स तक इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम इसे एक्यूट लैरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकियोलाइटिस कहेंगे। Now coming to another infants that are suffering from lower respiratory tract infection. उसमें क्या है? उसमें we will see the bronchiolitis, pneumonia, otitis media. Infants आए हैं हमारे पास जो कि lower respiratory tract infection के हैं। उसमें हम क्या-क्या देख सकते हैं? Starting from otitis media and then involving the bronchioles and ending up with pneumonia. चिल्ड्रन का ग्रुप है जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉमन कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस, और एक हमारे पास आया एडल्ट का ग्रुप जो कि ओल्ड एज में। उनमें ये क्या करेगा? आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा और निमोनिया कॉज करेगा।
Rhinovirus क्या करता है? After an incubation period of 2 to 4 days, the patient will be coming to you with sneezing, nasal discharge, गला उसका खराब होगा, कफ है और सर में दर्द है. So after 2 to 4 days of incubation period, the patient will be complaining कि उसे छींकें आ रही हैं, नोज में से डिस्चार्ज हो रहा है, सोर थ्रोट है, गला खराब है, कफ है और सर दर्द है. एडिनोवायरस के पेशेंट्स क्या होंगे? एक होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ और एक हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फेरेंजाइटिस होगा, फेरेंजियोकंजक्टाइवल फीवर होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है, साथ में फीवर है, कोराइजा है, सोर थ्रोट है. सेकेंड ग्रुप जो एडिनोवायरस पेशेंट्स का हमारे पास आया वो आया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, एटिपिकल निमोनिया, हेमेटूरिया, डिस्यूरिया, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंप्लेंट्स हैं. So there are 4 or 5 groups of people who are coming to the outdoor with these signs and symptoms, and here you have to differentiate according to the intensity of the disease. एज ग्रुप कौन सा है, लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, किस में कॉम्प्लिकेशन है, किसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो गया है, कौन अभी सिर्फ सिम्टोमेटिक साइन और सिम्टम के साथ है. So starting with the parainfluenza virus, properties हैं इसकी. This is a family member of paramyxovirus. Spikes होती हैं इस पे, hemagglutinin, neuraminidase और F proteins या fusion proteins. अब चूंकि फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं तो ये फॉर्म करते हैं जॉइंट सेल्स में. ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करेंगे, एनिमल्स को भी करेंगे. 4 इसकी टाइप्स होती हैं और एंटीबॉडीज जो न्यूट्रलाइजिंग होती हैं वो अगेंस्ट हीमोग्लोबिन बनती हैं और फ्यूजन प्रोटीन्स बनती हैं और यही एंटीबॉडीज हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं इन्फेक्शन. रेप्लिकेशन कैसे करेंगे? आफ्टर एब्जॉर्प्शन हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी ह्यूमन सेल सरफेसेस के साथ, अनकोटिंग होगी, वायरॉन आरएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्राइब करता है नेगेटिव स्ट्रैंडेड जीनोम को इनटू मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन होगी, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगी एंड इट विल एक्वायर इट्स एनवेलप बाय बर्डिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ट्रांसलेशन एंड पैथोजेनेसिस किस तरह होगी? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगी. लैब डायग्नोसिस क्लिनिकली हम पेशेंट को असेस करेंगे. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्पेसिमेन लेंगे जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. PCR बेस्ड एनालिसिस होगा, सेल कल्चर हो सकता है, वायरल एंटीजन डिटेक्ट करेंगे, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एंड इंक्रीज इन द एंटीबॉडी टाइटर. ट्रीटमेंट में इसकी कोई नो एंटीवायरल थेरेपीज अवेलेबल. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे फीवर के लिए, कफ के लिए, निमोनिया के लिए और चीजों के लिए जो भी साइन सिम्टम होंगे उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आएंगे. The clinical feature you can have a look on this, involving the nasal cavity, pharynx, epiglottis, larynx, trachea, फिर राइट लंग, लेफ्ट लंग, प्लूरा डायफ्राम और ये ब्रोंकियोल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. 10% रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ये कॉज करती हैं पैराइन्फ्लुएंजा वायरस से. क्राउड पे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकोलाइटिस एंडिंग अप विद निमोनिया एंड माइनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. Coming to the second group of patients, that was caused by respiratory syncytial virus. 1956 में मॉरिस और उसके कोलीग्स ने इनिशियली आइसोलेट किया था RSV फ्रॉम चिंपैंजीज जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई और उनमें ब्रोंकोलाइटिस कॉज हुआ था. उसके बाद फिर चेनॉक एट ऑल ने इस एजेंट को डेलीगेट किया था विद लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में और इन्फेंट्स में. जो चिंपैंजीज थे उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई थी और ये जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है दैट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एजेंट ऑफ एपिडेमिक ब्रोंकियोलाइटिस. तो चिंपैंजीज में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई थी. 1956 में ये डिस्कवर हुआ था और उसके बाद चरक ने भी इसको लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ इन्फेंट्स में रिलेट किया. Coming to the properties, it is again a member of paramyxovirus. It's the most important cause of pneumonia and bronchiolitis in infants.
जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस का क्या है? RSV, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इट कैन कॉज ओटाइटिस मीडिया, चिल्ड्रन में निमोनिया कर सकता है, ये एल्डरली में भी निमोनिया करेगा। फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं इसकी जो कि जॉइंट सेल बनाते हैं। एनिमल होस्ट है इसका और 2 टाइप्स हैं, A और B। चिल्ड्रन में ये देखें, अब इसमें ये है कि जो हमारे इन्फेंट्स हैं उनमें क्या क्या कर सकते हैं? निमोनिया एंड ब्रोंकोलाइटिस। चिल्ड्रन में इन एडिशन टू दिस ओटाइटिस मीडिया करेगा और एल्डरली में ये निमोनिया कॉज करेगा। रेप्लिकेशन स्टेप्स पैराइन्फ्लुएंजा वायरस के साथ सिमिलर हैं। Transmission and pathogenesis, again we are dealing with the respiratory viruses, तो respiratory droplets हैं, contaminated hands हैं, आपके हैंड्स पे सेक्रेशन लगी हुई है और वही हैंड्स जो बच्चे हैं वो अपना हाथ हमेशा मुंह में घुसाते हैं, आंख में मारते हैं, तो नोज एंड माउथ में हैंड जो है वो अगर कंटेमिनेटेड चले जाते हैं तब ये वायरस हो सकता है ट्रांसमिट। आउटब्रेक्स होती हैं इसकी एवरी विंटर में और खास तौर पे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट्स में, नर्सरीज में ये ज्यादा होते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, यूज ऑफ सैनिटाइजर है, यूज ऑफ ग्लव्स हैं और जो हम बाकी प्रिकॉशंस लेते हैं उससे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है इम्यूनोपैथोजेनिक मैकेनिज्म होता है, IgA एंटीबॉडीज जो है वो इसकी डिटेक्ट होती हैं। लैब डायग्नोसिस में हम करेंगे वायरल RNA को डिटेक्ट करेंगे बाय PCR, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सैंपल्स लेंगे, एंजाइम इम्यूनो एसे होता है और सेल कल्चर में हम साइटोपैथिक इफेक्ट देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में एरोसोलाइज्ड वाइबरबरीन है, वायरसोल है, पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट फ्यूजन प्रोटीन्स, हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं और नोसोकोमियल आउटब्रेक्स को हमने सर्वेलेंस प्रोग्राम से हॉस्पिटल के केसेस आते हैं, हम नर्सरी से सैंपल्स लेते हैं, फ्रीक्वेंट देखते हैं कि कौन सा पार्ट अफेक्ट है, नर्सरी अफेक्ट है, ICU है, CCU है, कहाँ के सैंपल्स में ये आ रहा है और कहाँ पे ज्यादा जो स्टाफ होगा, अगर नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक यूनिट के फॉर इंस्टेंस, तो वहां पे ये आउटब्रेक हो गया है, फिर हमें उसको कंट्रोल करना है। राइनो वायरस येलो कलर से मार्क हुआ हुआ है, दैट मींस इट इज नॉन एनवेलप वायरस। हमने ये जो कलर कोडिंग की हुई है उसमें व्हाइट कलर या ब्लैक कलर से लिखे जाते हैं, दे आर एनवेलप वायरस एंड नॉन एनवेलप जो है वो येलो कलर से डेजिग्नेट होते हैं। Coming to the properties, replication, transmission, pathogenesis, lab diagnosis and treatment. Properties rhinovirus की क्या है? तो सबसे पहले non-enveloped होगा, non-segmented, इसमें single stranded positive RNA genome होता है, common cause है common cold का, इसकी 100 serotypes होती हैं, 33 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के इसके रेप्लिकेशन साइकिल में डिफरेंस होता है। एसिड लेबाइल है, गैस्ट्रिक एसिड से ये सेंसिटिव होता है। ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर द नॉर्मल होस्ट्स। रेप्लिकेशन किस तरह होगी? इंट्रासेल्युलर एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है, इंट्रासेल्युलर एडिशन मॉलिक्यूल से ये जाके बाइंड अप करता है, साइटोप्लाज्म एंटर होगा, अनकोटिंग होगी, ट्रांसलेशन है, एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड बनेगा, प्रोटीएज इसमें रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, उनकी असेंबली होगी एंड दे विल रिलीज बाय द सेल डेथ। अब यहाँ देखें आप, उसने एनवेलप कोई नहीं लिया, जो कि बाकी जगहों पे हमने देखा है कि बाय बडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एनवेलप लेते हैं, यहाँ पे वो चूंकि नॉन एनवेलप है उसको जरूरत ही नहीं है एनवेलप लेने। ट्रांसमिशन होगी रेस्पिरेटरी एरोसोल से, हैंड आपके कंटेमिनेटेड हैं, कोई सर्फेसेस हैं, टेबल टॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, बेड लिनन है, फिंगर्स कंटेमिनेटेड हैं, वही फिंगर आईज में, नोज में जाके अफेक्ट करेंगी। फ्यू सीरोटाइप्स प्रेवलेंट होती हैं वन सीजन में एंड इट ग्रोज पुअरली एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। IgA जो है वो इसकी एंटीबॉडीज में बनती हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। लैब डायग्नोसिस PCR से करेंगे, 2 मैनी सीरोटाइप्स होती हैं, 100 सीरोटाइप्स हैं, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट डन। ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशन का क्या रोल है? इट इज नॉट येट क्लियर। विटामिन C है, स्ट्रेप्सिल्स हैं, सिट्रिक एसिड है और टिश्यू पेपर मिलते हैं सोडियम लोरल सल्फेट के साथ इम्प्रेग्नेटेड। वो देयर आर स्कूल ऑफ थॉट्स के दे कैन प्रोटेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट।
राइनो वायरस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days का हो गया, लास्ट करता है फॉर अप टू वीक, स्नीजिंग है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, सोर थ्रोट है एंड मे लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन विद बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म. Coming to the human metapneumovirus, the properties 2001 में ये isolate हुआ था and it is a cause of bronchiolitis and pneumonia in children. Paramyxovirus family है, enveloped है, single stranded, non-segmented, negative polarity RNA जीनोम है. इसके ऊपर भी फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं जो कि giant cell form करते हैं. The patient will be coming to you with fever, coryza, wheezing, कफ होगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइनल सिम्टम होंगे एंड विद ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया इफ इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. द लैब डायग्नोसिस विल बी मेड बाय वायरल आरएनए एंड द डिटेक्शन ऑफ वायरल आरएनए बाय पीसीआर. कैन यू नेम 2 पैरामिक्सोवायरसेस? हमने अब तक ऑर्थोमिक्सोवायरस भी कवर कर लिया है, पैरामिक्सोवायरस भी कर लिया है. कैन यू नेम paramyxoviruses and orthomyxoviruses? Coming to the adenoviruses, let's have a look how it was isolated. इसका नाम adenovirus क्यों पड़ा? They were first isolated in human adenoids. Tonsils से ये derived हुए थे, इसलिए इनका नाम adenoids या adenoids से adenovirus पड़ा. They represent the largest non-enveloped viruses because they are maximum size able to be transported through the endosomes. Non-enveloped होते हैं और ये maximum size के हैं, largest non-enveloped viruses हैं क्योंकि इनका जो size होता है वो endosome के through transport हो सकता है. अगेन नॉन-एनवेलप्ड वायरस और एडिनोवायरस, डी से याद रखिएगा, एडिनोइड्स में भी डी आता है, एडिनोवायरस में भी और डीएनए में भी. सो इट इज अ डीएनए वायरस एंड नॉन-एनवेलप्ड, हियर इट इज डेजिग्नेटेड द येलो कलर. डीएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होगा इसका जीनोम, नॉन-एनवेलप्ड होता है और आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होगा. अच्छा, ये सिर्फ एक वाहिद वायरस है जिसके ऊपर से सारे फाइबर्स लगे हुए होते हैं. 12 वर्टिसेस होते हैं इसके और आप ये देखें फाइबर्स इसमें लगे हैं. अभी फाइबर्स क्या हैं? दे आर हेमाग्लूटिनिन्स. 41 टाइप्स हैं इसकी और जो टाइप 12, 18 और 31 है वो सार्कोमा करती है लैब एनिमल्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, लेकिन ह्यूमंस में करती है कि नहीं, देयर इज नो करंट एविडेंस. रेप्लिकेशन डीएनए वायरस की कैसे होगी? नॉन-एनवेलप्ड वायरस है, आफ्टर पेनिट्रेशन अनकोटिंग होगी, वायरल डीएनए विल गो इनटू द न्यूक्लियस, होस्ट सेल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, अर्ली मैसेंजर आरएनए है, फिर ट्रांसलेशन है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, साइटोप्लाज्म में वायरल के ये सब चीजें साइटोप्लाज्म में होंगी, वायरल असेंबली करेगा न्यूक्लियस में, लाइसिस ऑफ द सेल होगा एंड देयर इज नो बर्डनिंग. अगेन उसको एनवेलप नहीं चाहिए तो लिहाजा सेल डेथ से वो प्रोजेनी वायरसेस में वो बाकी उसमें आ जाएंगे. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेरिंजाइटिस और निमोनिया के साथ पेशेंट आएंगे. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से करता है ट्रांसमिट, फीको-ओरल रूट भी और आइट्रोजेनिक. लेटेंट इन्फेक्शंस में वो एडिनोइड्स में और टॉन्सिल्स में ये कर सकते हैं. लैब डायग्नोसिस, साइटोपैथिक इफेक्ट देखेंगे सेल कल्चर में, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है जिसमें एंटीबॉडी राइज है. ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन इसकी होती है जिसमें टाइप 3, 4, 7, 21 जो है वो प्रेवलेंट होती हैं और मोनोवेलेंट भी होती हैं. Coming to the hot cell intake nowadays, that is coronavirus, और ये कल की सिचुएशन है, दैट वाज लास्ट अपडेटेड ऑन 8th of June 2020. कंफर्म केसेस अब तक हमारे पास इतने, पिछले 24 आवर्स में 4,728 केसेस रिकॉर्ड हुए, डेथ्स 24 आवर्स में 65 हैं. पिछले 24 आवर्स में टेस्ट हमारे पास इतने हो गए. टोटल टेस्ट अब तक अबव देखें आप 7 लाख हैं. टोटल डेथ्स इतनी हैं और रिकवर अब तक अराउंड 35,000 केसेस. कल की ही लेटेस्ट न्यूज है कि न्यूजीलैंड ने रिपोर्ट किया है, एलिस ने, कि इट इज फ्री ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस. सो कंपेयर करें हमारा वेयर आर वी स्टैंडिंग एट आवर कंट्री लेवल एंड वेयर द अदर कंट्रीज आर स्टैंडिंग.
It is second to rhinovirus in causing the common cold. 2002 में SARS, severe acute respiratory syndrome, discovered हुआ था. It was a cause of pneumonia. Middle East respiratory syndrome वायरस अब तक आ चुका है. कोवी SARS है और कोवी MERS. Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome अब तक के ये कोरोना वायरसेस हैं. The important properties are they are non-segmented, single-stranded, positive polarity RNA viruses. Enveloped होते हैं और हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है. क्लब शेप स्पाइक्स होती हैं, जैसे किंग का या क्वीन का ताज होता है तो क्लब शेप इस पे स्पाइक्स होती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस है. जीनोम सीक्वेंसिंग इनकी होती है जिसपे डिफरेंट टाइप के होते हैं और रिसेप्टर्स जो है सेल्फ सरफेस पे रिसेप्टर्स एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 से जाके ये अटैच होते हैं. This is the structure. These are the spikes. S1, S2 फिर न्यूक्लियोकैप्सिड इसका आप देखें अंदर मेम्ब्रेन है, एनवेलप्ड है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से जाके ये अटैच होती है और उन सेल्स को किल करती है. The replication cycle वायरस एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल सरफेस से. किस तरह होगा? हीमोग्लूटिनिन से होगा. उसके बाद ये एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में जहां जाके अनकोड हो जाएगा. पॉजिटिव स्ट्रैंड जीनोम की ट्रांसलेशन होगी, 2 लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे जो कि सेल्फ क्लिएव्ड हो जाएंगे प्रोटीएज. अब ये जो पेप्टाइड्स बने 2 इनमें से एग्रीगेट कर देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं जो कि रेप्लिकेट करता है जीनोम को. मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड होते हैं, ट्रांसलेशन हो जाती है उनकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में. वायरस असेंबल करता है, ऑब्टेन करता है एनवेलप फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And remember the replication is occurring in cytoplasm. Cytoplasm में ये सारी replication is. This is the pictorial diagram. Fusion हुई है उसकी, translation हुई है, proteolysis हुआ है, translation RNA replication हुई है, packaging हुई है और viral release हुई है. अब आप ये देखें कि ये जो पिछले दिनों ड्रग्स का चल रहा था अभी भी चल रहा है. क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो कहाँ पे जाके देखें एक्ट करती है. रेमडेसिविर किधर जाके एक्ट कर रही है. एंडोसाइटोसिस का क्या रोल है. पोटेंशियल इनहिबिटर्स कौन कौन से इसमें SARS-CoV-2 या COVID-19 को इनहिबिट कर रहे हैं. We are going to recall the transmission and epidemiology. रेस्पिरेटरी एरोसोल से ट्रांसमिट होता है. SARS जो 2002 चाइना में हुआ था, फेटेलिटी रेट उसका 9% था. कुछ इसमें सुपर स्प्रेडर्स होते हैं जिनमें हॉर्स टू बैट को डेजिग्नेट किया था कि जो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम एनिमल सोर्स टू ह्यूमंस. 2012 और 2013 में MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हज के दिनों में आया था इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द फेटेलिटी रेट वाज 35%. उसके अलावा ये होते हैं, कुछ होते हैं, एक तो MERS हो गया, SARS हो गया, उसके अलावा ह्यूमन कोरोना वायरस EMC, ह्यूमन कोरोना वायरस EMC ये भी एक डिटेक्ट हुआ है. दिस इज द पैथोजेनिसिटी. प्राइमरी होस्ट बैट्स थी, एनिमल्स थे, उन्होंने कंज्यूम किया फूड को. इंटरमीडिएट होस्ट क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टिल इन द ग्रे एरिया एंड न्यू इन्वेस्टिगेशंस एंड न्यू रिसर्च इज गोइंग ऑन इन डेली एंड आवरली बेसिस. So yet there are a few things, there are a lot of things rather, because it is a neonate virus. ये दिसंबर में आया है and it is June, so it's only 6 months old. And a lot of research is going on in each and every aspect, starting from its structure, pathogenesis, transmission कैसे हुई है उसकी, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, so on and so forth. The pathogenesis starts from the mucosal cells of the respiratory tract. Mucosal cells of respiratory tract को ये involve करता है. उसके बाद 50% तो asymptomatic carriers होते हैं. इम्यूनिटी इसकी ब्रीफ होती है और रीइंफेक्शन हो सकती है. नमोनिया कॉज करेगा, एडिमा है, हाइपोक्सिया है, और जो कोविड-19 है या SARS-CoV-2 है वो स्पेसिफिकली कोगुलेशन प्रोफाइल को भी डिस्टर्ब करेगा. SARS-CoV-2 या COVID-19 ACE2
रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा, और मर्ज कोवी जो था वो CD26 पे जाके बाइंड होता था, डिसरेगुलेट कर देते हैं फ्लूइड बैलेंस को, जिसकी वजह से सारा रिहाइड्रेशन जो है वो हाइड्रेशन स्टेटस वो डिस्टर्ब हो जाता है। Again, this is the pathogenesis. SARS-CoV-2 एंटर हुआ है, वायरल इन्वेजन हुई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसके बाद इन्फ्लेमेशन है, माइक्रोवेसल्स को इन्वॉल्व किया, जिससे माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हुआ है, कोरोनरी आर्टरीज, एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हुए हैं, प्लेग बन सकते हैं, इंस्टेबिलिटी है, रप्चर है, उधर से साइटोकाइन स्टॉर्म करना शुरू हो गया है, इधर से इम्यून एक्टिवेशन हो गई है, और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अफेक्टिंग द हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Clinical presentation is very vague. So in addition to all that is written in the books and literature, incubation period 2 से 10 days का है, but there are certain literature that say up to 14 days. कोराइजा होगा, लेथार्जी है, मसल्स एक्स एंड पेन्स हैं, मायल्जिया है, स्ट्रेची सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, देयर आर सर्टेन लिटरेचर्स, टू स्कूल ऑफ थॉट है। हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनका लो ग्रेड फीवर था, और ऐसे भी देखे जिनका हाई ग्रेड था, लाइक अबव 1 or 2 1 or 3। सार्स एटिपिकल निमोनिया हो सकता है, जिसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, डिस्निया एंड हाइपोक्सिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ। अब इसमें लिटरेचर कहता है, पहले ये था कि फीवर हाई ग्रेड होगा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर सेइंग कि लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा जिसमें बड़ा सिर्फ लो ग्रेड फीवर है, दैट्स इट, 99 100 101 इतना रहा है उनका, बेसलाइन को भी टच करता है। इन एडिशन टू दैट देयर आर नो सिंगल साइन एंड सिम्पटम। उसके बाद कफ का शुरू में क्राइटेरिया आया था हमारे पास कि कफ जो है वो नॉन प्रोडक्टिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, कैसी होगी, नॉन प्रोडक्टिव होगी। बट अगेन अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, तो कफ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्टिव कफ। हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, चिल्स हैं, राइकर्स एंड माइल्ड्स। But again I am saying that there are non-specific sign and symptom. कुछ लोगों का for instance लिटरेचर में हमने पढ़ा था, लिटरेचर says कि loss of smell है, फिर digestive disturbances के साथ, abdominal pain, वो vomiting के साथ भी लोग आते थे, डायरिया के साथ आते थे। इन्वेस्टिगेशंस में सैंपल्स आप कौन कौन से लेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें हम नेसोफेरेंशियल स्वैब लेते हैं, उसके अलावा ट्रेकियल सैंपल्स ले सकते हैं, जो लोग अनकॉन्शियस हैं, जो वेंट में हैं और जिनको इंट्यूबेशन वगैरह हुई हुई है, ब्रोंकियल लिवाज लेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के सैंपल्स लेंगे। चेस्ट एक्सरे में ग्राउंड ग्लास इन्फिल्ट्रेट अपीयरेंस आएगी, CBC डिस्टर्ब होगी, PCR हम इसका करते हैं RNA स्ट्रक्चर देखने के लिए, और एंटीबॉडी टाइटर का अभी स्टिल इट इज इन ग्रे एरिया कि एंटीबॉडी टाइटर्स हमें कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। PCR भी डिपेंड करता है वायरल लोड पे। अगर हम वायरल ग्रोथ का चार्ट देखें, जो कि हमारा वन ऑफ द वेरी फ्यू लेक्चर्स इन द वेरी स्टार्ट ऑफ वायरोलॉजी, आपको याद होगा कि वायरस लोड इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने आवर्स में वो रेप्लिकेट हुए। तो अगर हम बहुत जल्दी टेस्ट करवा लेंगे तब भी देयर आर चांसेस कि वो फॉल्स नेगेटिव आए। वायरस होगा लेकिन अगर वायरल लोड ही इतना नहीं हुआ कि टेस्ट से डिटेक्ट कर सकें। इसी तरह एंटीबॉडीज का भी कितना टाइटर है, क्या राइज हो रही है, कौन से डे पे साइन सिम्टम शुरू हुआ था, इंक्यूबेशन पीरियड में तो नहीं है पेशेंट अभी, कब किस दिन वो आ रहा है। इसीलिए अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेड है बाय टुडे टिल डेट वो ये है कि आप 2 या 3 कंसेक्टिव टेस्ट करवाएं, और जब तक वो नेगेटिव आ जाए तो हम आपको कोरोना फ्री नहीं डायग्नोज कर सकते। Treatment and prevention depend upon the stage which the patient is coming to you at. अगर उसे सिर्फ फीवर है और साथ कोई और साइन सिम्टम नहीं है तो जस्ट एंटीपायरेटिक पैनाडोल देनी है, ब्रोफिन इसमें रिकमेंडेड नहीं है। डिहाइड्रेशन और इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस है, बाकी आपके सारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव आपने एटिक्वेट्स लेने। फॉर इंस्टेंस अगर खांसी हो जाए, साथ छींकें आनी शुरू हो जाए तो कैसे आपने अपना मुंह कवर करके छींकना है, खांसना है। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू टेल टू योर पेशेंट्स। इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करनी है, विटामिन सी आजकल
बहुत सारे फल हैं जिसमें विटामिन सी है, आजकल आम है जिसमें विटामिन ए, इट इज फुल ऑफ विटामिन ए। आपके बाकी फल आ गए, इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है, कोई आपने मल्टी विटामिन्स लेनी है। अब लिटरेचर ये कह रहा है कि विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आपने, राइबोफ्लाविन is a good thing that can be added up, लेकिन again SARS-CoV-2, ये जो SARS-CoV-2 है हमारा, इसमें राइबोफ्लाविन का रोल है कि नहीं है, it is still debatable। स्टीरॉइड्स रोल प्ले करते हैं या नहीं, या बाकी कोरोना वायरसेस में स्टीरॉइड्स का रोल है। एफिकेसी जो है वो भी इनकी जो है वो अभी भी अनसर्टेन। उसके अलावा आजकल टोक्लिजुमैब है जो कि एक्टेम्ब्रा के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है, और ये सिर्फ सीवियरली इल पेशेंट को दे रहे हैं। ये कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी हमारी जिसमें ये रिकमेंड किया था एट गवर्नमेंट लेवल, सो इट इज स्टिल अंडर ट्रायल। बाकी स्क्रीनिंग है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पब्लिक लेवल पे आपने ऑब्वियसली ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल को आपने ensure करना है, and the doctors and nurses and paramedics who are dealing with the patients at an outdoor level, indoor level, corona wards, high definition units, high isolation units हैं, उनके different according to different hierarchy है ये, जिसके मुताबिक PPE जो है वो बदलता जाएगा। ये एक पिक्चर देख रहे होंगे आप जिसमें हमारा एक्सपो सेंटर है जो कि कोरोना वायरस हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। The tips to prevent the coronavirus transmission, ये सारी पिक्टोरियल डिपिक्शन है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कफिंग एंड स्नीजिंग एंड एटिक्वेट्स हैं, डिस्पोजल कैसे हैं इनका टिश्यूज का, ये जो आपकी गंदी ये जो चीज़ें हैं, टिश्यूज हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, डिस्पोज कैसे करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्राउड में अव्वल तो जाना नहीं है, और अगर जाना जरूरी नागुज़ीर है तो किस तरह जाना है, अवॉइड करना है टचिंग फेस से। मोबाइल स्क्रीन पे कितनी देर रह रहा है, स्टील हैंडल्स पे कितनी देर है, आपने घरों में कौन से डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने हैं, लाइक ब्लीच यूज करना है, आपने कोई डिटॉल करनी है, एंटीवायरसिडल है, कौन से यूज करने हैं, these are still debatable. The food for thought towards coming the end of the lecture is, what public awareness message will you give to prevent the spread of coronavirus? आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, मेट्स को, और जो लोग भी आपके अंडर सर्कल आते हैं उनको क्या पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना पसंद करें? बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम, दिस इज आवर ड्यूटी एंड वी आर आंसरेबल फॉर दिस। कि क्या हमने अपनी ड्यूटी का पैगाम लोगों को सही से पहुंचाया, क्या लोगों के रवैये में हमें कोई चेंज नजर आया इस पैगाम की वजह से? How will you manage the suspected and confirmed cases of coronavirus? अब suspected cases कौन से और confirmed कौन से? Suspected वो होंगे जिनको भी हम सिर्फ under observation रखेंगे। For instance, पिछले दिनों मैंने आपको बताया एक खातून है जिनको सिर्फ फीवर है 99, 100, 101। अब मैं सस्पेक्ट तो कर रही हूँ कि उनको है, लेकिन मैनेज कैसे करूँगी? Obviously, I will recommend her Panadol, ब्रोफिन हमने नहीं देनी, रिहाइड्रेशन, इम्यूनिटी, विटामिन्स, फ्रूट इनटेक, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन करनी है। अगर खांसी बुखार तेज होता है, खांसी और छींकें, गले में खराश है, उस सूरत में वो मुझसे दोबारा रब्ता करेंगी और फिर मैं उनको आगे डायरेक्ट करूंगी। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द सस्पेक्टेड केस। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, तो वो सेल्फ आइसोलेट हो जाए, क्वारंटीन हो जाए, अगर घर में इतने कमरे और इतनी सहूलियात मौजूद हैं। फिर हम उन्हें आगे बताते हैं कि आपने 1166 पे कॉल करना है, 1122 पे करना है, कौन आपका लैब सैंपल लेके जाएगा और आगे क्या प्रिकॉशंस आपने इख्तियार करने हैं। कंफर्म्ड केसेस जो है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने उनको रिकमेंड करना है ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट का नंबर है। एक तो ये कि सारी ये प्रिकॉशंस तो करनी ही है उसमें, और फौरन उसको अलग कर देना कंफर्म केस को, और फिर उसको बताना है कि आप राब्ता करें हेल्थ अथॉरिटीज से जो आपके फौरन सैंपल लेके जाएंगे, और फिर अगर घर में क्वारंटाइन की सहूलत है तो घर में रहें, और लेकिन अलग और सारी प्रिकॉशंस करके नहीं है तो ही और शी माइट हैव टू लीव द होम। What investigations and management plan will be carried out in the suspected, confirmed and complicated cases of corona? Again, अब ये देखें तीन तरह की हायरार्कीज बन गई। एक पेशेंट को जिसमें हम सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे, उसको फीवर मॉनिटर करेंगे,
और उसके बाद अगर वो फीवर सेटल नहीं होता या कोई एडिशनल साइन सिम्टम होते हैं, फिर हम उसको आगे PCR टेस्ट रिकमेंड करेंगे। जो कंफर्म्ड है, जिसमें PCR कंफर्म्ड आ गया कि हाँ इसमें COVID-19 या SARS-CoV-2 पॉजिटिव है, तो फिर आप कंफर्म्ड केस में क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का ख्याल रखना है, फीवर मॉनिटरिंग है, रिहाइड्रेशन है, इम्यूनिटी स्टेटस है, चेस्ट एक्सरे उसको आगे अगर उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया डेवलप होता है तो चेस्ट एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं, CBC है आगे। उसके अलावा इसमें D डायमर्स होते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इनका इंक्रीज होता है, और बाकी ये कि इसमें WBCs हैं, RBCs हैं, हीमोग्लोबिन है CBC में, RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट भी रेंज हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या करेंगे, ऑब्वियसली चेस्ट एक्सरे उसको क्या, ये सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन पे और बाकी ये जो होते हैं हमारे फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम FEV1 FEV2 है, और इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, और उसकी रिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो जरूर मेंटेन करना। So with this, we will end up today the part 2 of respiratory viruses. So until now, we have covered chapter 37 and chapter 38, and in the next lecture, we will start up with chapter 39. और जो हमारा कल का टॉपिक होगा, we will try to cover inshallah measles, mumps, and rubella, and these are the diseases that occur in the childhood. Thank you so much for your patience and listening to me. Take care and Allah Hafiz.